सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान है। जबकि अडियाला जेल में तवील अरसे के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुशावरत भी हुई है, जहां बानी PTI ने आइंदा जलसे के लिए अहम पैगामात भिजवाए हैं। दूसरी जानिब PTI सेनेटर्स के इस्तीफ़ों पर चेयरमैन सेनेट ने फैसला कर लिया है कि ये इस्तीफ़े फ़िलहाल मंजूर नहीं किए जाएंगे। इसी दौरान तवानाई के शोबे में एक बड़ी पेशरफ सामने आई। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए 12 खरब रुपए से ज़ायद का मुआहदा तय पा गया है। इन तमाम इशूज़ पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू PM ऑन KP अफेयर्स, फैसल चौधरी साहब सीनियर लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आई स्टार्ट विद यू। ज़रा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबियाँ हैं, इस पर PTI का क्या रिस्पॉन्स है? आप देख रहे होंगे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, रोज़ बड़ी बड़ी खबरें बन रही हैं, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन एंड योर पार्टीज पोजीशन एज वेल? देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो मीटिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान की, जो बदलते हालात हैं इंटरनेशनली, यूनिवर्स में आज प्राइम मिनिस्टर और US प्रेसिडेंट की भी मुलाकात है। इसमें आदल देखना तो ये है कि हमारी जो क़यादत है, जो वहाँ पे मौजूद है, वो क्या चीज़ पाकिस्तान के लिए लेके आते हैं। क्या ये जो मुआहदे हैं ये इफेक्टिवली ग्रास रूट तक जाएंगे? ज़ाहिर है इनकी हमें निटी ग्रिटीज या जुज़ियात का तो नहीं पता। जब तक वो सामने नहीं आती, यानी हमने क्या लेना है, क्या देना है, क्या दुनिया की जो नई एक इस वक्त इंटरनेशनल हालात में शक्ल बन रही है, उसको कैसे जो है आगे लेके बढ़ना है और उसमें पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा है। लेकिन जब ये हालात बदलते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, तो पॉलिटिक्स से तो इवेंट्स बेस्ड एक काम होता है। तो उसमें जो ज़्यादा इंतज़ार इस बात का है कि पाकिस्तान के लिए जो मौजूदा क़यादत है वो किस किस्म की जो है वो चीज़ें जो हैं वहाँ से फैच करके लाते हैं, यानी इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा इन चीज़ों से। बाकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तान बतौर मुल्क के खुशाइन बात है। ज़ाहिर है वहाँ पे पर्सनल रिलेशंस तो नहीं होते हैं, स्टेट टू स्टेट अफेयर्स हैं। और अगर अमेरिका के साथ, चीन के साथ, गल्फ़ के साथ, ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो काफ़ी कामयाब हुई है। अफ़गानिस्तान में भी इस किस्म की एक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है कि वहाँ पे कैसे हम जो है हालात नॉर्मलाइज करें, क्योंकि जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर TTP की मौजूदगी है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह अफेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत ही 2 सूबों में ख़राब है, उसको भी हमने एड्रेस करना है। और दुनिया हमारे साथ जितना ताउन कर सकती है, जितना ताउन हम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, वो भी करें। इंडियन ओके, राइट। इख्तियार वली साहब, वो कह रहे हैं कि एक तो कोई पर्सनल रिलेशनशिप तो होती नहीं है, ये तो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होती है। पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, लेकिन अचीव क्या करने जा रहे हैं इससे? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलकर हासिल करना चाहते हैं? गवर्नमेंट में फील क्या है? अमेरिका से आप लोग क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में हम ये देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का खोया हुआ वक़ार था, उसको बहाल करने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त समेट रहे हैं। आपने देखा, मैं फैसल की स्टेटमेंट को एंडोर्स करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के विज़िट्स को और अब तक की अचीवमेंट्स को खुशाइन करार दिया। जो अमेरिका में टैरिफ लगा था, टैरिफ जो इंडिया पे लगा वो कितना है और पाकिस्तान का कितना है, आप बहुत अच्छे ठहरे हैं। अब इसके बावजूद अगर आप देखें दूसरी तरफ पे, तो इंडिया को शिकस्त देने के बाद फिर जो आपने इंटरवीन किया ईरान और इज़राइल के बीच में, उसमें भी आपने इज़्ज़त कमाई। फिर उसके बाद कतर पे जो इज़राइल का अटैक हुआ, उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत उम्मा किया, बल्कि दुनिया के नक्शे पे अपनी इज़्ज़त कमाई है।
और अब जाके जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा आपका हो गया सऊदीया के साथ, जो आपको पता ही है कि वो सिर्फ पाकिस्तान और सऊदीया के बीच तक ही महदूद नहीं रहेगा, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है और किया जाएगा। और ये ख्वाब हमारा बड़ा पुराना था। ये जब एटमी धमाका हुआ था उसके बाद से ये हमारा एक गोल था कि हमने इसको आगे लेके जाना है। लेकिन ये बीच में कोई नारा वारा लग गया कि चले एक मौका खान को देते हैं, तो वो सारी स्ट्रेटजी आपकी जो है वो डीरेल हो गई थी। तो अब बिज़नेस भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा और फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा। वो चीज़ें जो बंद हैं, जो दुकानें आपकी बंद हो गई थी गुज़श्ता 4.25 साल की हुकूमत, जो एक तजर्बा किया गया था इस मुल्क में, मतलब आप देख लें CPEC वॉज बीन क्लोज्ड, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि टोटली क्लोज्ड। उनकी मशीनरियों को कीड़े लग गए थे, जंग लग गया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक नेशनल इमेज है वो रिस्टोर किया जा रहा है, वो और पाकिस्तान का इमेज बहुत बड़ा और बहुत बेहतर, बड़ा खूबसूरत वो उभर के आया है और दुनिया उसकी मोतरफ है। तो अब जो सिचुएशन है वो तो खैर बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि पहले PTI की एक्सपेक्टेशन थी कि नवंबर के इलेक्शन के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ट्रंप बन जाएंगे तो इमरान खान के लिए बड़ा रिलीफ होगा और उनको फ़ौरन से प्रेशर आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे और वो उनको रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, अब अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक तो ये तो बात ही नहीं कर रहे, उस तरफ जा ही नहीं रहे, बल्कि ये तो कह रहे हैं ट्रंप से मुलाकात को चेक किया जाए उसमें क्या हासिल करने जा रहे हैं। ये दोबारा जो है अमेरिकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाना शुरू कर दिए, कर दिए दोबारा कर रहे हैं 27 सितंबर से। हाँ अच्छा, मैं उस पर आता हूँ ज़रा। और अब सिचुएशन दूसरी तरफ बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ हो गई है। आप लोगों की तरफ पहले कुछ और माहौल था और अब कुछ और माहौल हो गया, लेकिन चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। 27 सितंबर की आपने बात कर दी, जलसा होने जा रहा है। इमरान खान की बैरिस्टर सैफ से बड़ी तवील मुलाकात हुई है। अली अमीन गंडापुर नए रोड मैप का ऐलान करेंगे। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट इज़ योर गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, या ये जो फेडरल की इस वक्त क्या अप्रोच है, आपकी गवर्नमेंट क्या तवक्को कर रही है कि क्या होने जा रहा है? आदिल मेरे भाई, जलसे में वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद देयर जलसा। हमारा कोई कंसर्न है ही नहीं। एक नहीं, ये 5 करें, 10 करें। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, लोग इकट्ठे करना, सरकारी मुलाजिमीन को बुला लेना, अफ़गान महाजरीन को बुला लेना, अपने कारकुनान को बुला लेना, एक जलसा कर लें, उससे क्या होगा? करें, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आप पूरे मुल्क में कहीं जलसा करना चाहें, बस थोड़ी सी गारंटी दे दे कि खून खराबा ना हो, कोई ऐसे वाक़यात ना हो कि जिससे हमारा जो माजी का एक्सपीरियंस है PTI के साथ डी चौक में, कि ये ग्रीन बेल्ट को जला देना, दरख्तों को जला देना, PTV पे चढ़ दौड़ना, ये पार्लियामेंट में घुस जाना और फिर इमरान खान की मारधाड़ ना करें, बेशक जितने जलसे कर लें। फैसल चौधरी साहब, आप मसला नहीं क्या एक्सपेक्टेशन है? ये 27 सितंबर के जो PTI का नया रोड मैप आ रहा है और ये जो जलसा होने जा रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है और एक्सपेक्टेशंस क्या है इस सारे प्रोसेस में? नहीं, रोड मैप तो PTI की लीडरशिप के पास कोई नहीं है, वो स्कीम कोई भी नहीं है। बस जलसा होगा, अच्छा जलसा होगा। तकरीरें जो हैं वो मेरी उम्मीद है कि वो जज्बाती नहीं होंगी, कुछ अकल की बात की जाएगी और जो एक ऑप्टिक्स के लिए जो या की जाती हैं वो नहीं की जाएंगी। ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करना होगा और करना चाहिए। बाकी रोड मैप क्या आना, रोड मैप तो अभी डिफाइन होगा। अभी जो हालात हैं, देखें ना, अब सियासत में तो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स कोई होते हैं, फिर उसके मुताबिक आगे देखना चाहिए। KP में तीरा का जो एक वाक़या हुआ है उसमें काफ़ी गमो गुस्सा है, लेकिन आई थिंक CM ने उसको सही हैंडल कर लिया है और इस किस्म की जो सिचुएशन है वो नहीं आनी चाहिए और तो जो है वो लार्जर ऑब्जेक्टिव्स पे रखनी चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान एंगेज कर सकता है खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ। क्योंकि देखिए इस वक्त जो वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम खासकर गल्फ रीजन में आ गया है, अरब वो आ गया है सिक्योरिटी का। जो मुल्कों की अपनी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वही स्टेक पे लग गई है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसकी वजह से या पाकिस्तान की फ़ौज, क्योंकि मुस्लिम उम्मा की वाहिद मुनज़्ज़म फ़ौज भी है और बड़ी इफ़ेक्टिव है, हमारे पास न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स भी हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं,
फिर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फ़ौज है। तो अब इस चीज़ को आगे कैसे इंटरनेशनली एक इवॉल्व होती है सिचुएशन, उसमें देखना होगा। ये जलसा जो है ये तो होता रहेगा, ये पेशावर में उम्मीद की जानी चाहिए कि बड़ा जलसा होगा और उसमें लोग आएंगे, लेकिन तकरीरें होंगी ना जी, इससे आगे क्या होना है। ओके, और ये जो सियासी कमेटी से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, फिर पार्लिमानी कमेटी और ये भी जो चलता रहता है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल ये फ़र्क पड़ता है। जो सियासी कमेटी के लोग हैं वो तो गैर सियासी और उसमें अक्सर बाहर बैठे हुए हैं और उनको कोई पता नहीं है मुल्क के हालात का। जो पार्लिमानी कमेटी के लोग हैं, ज़ाहिर है वो इलेक्टेड लोग हैं, वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सियासी लोग हैं, तो फैसला तो पहले ही उनके, मैंने तो बड़ा अर्सा पहले कहा था कि आप पॉलिटिकल कमेटी जो है जो आपने बनाई हुई है, ये तो इसमें जो साहिब आवाज़ें हैं वो वैसे दब जाती हैं और जो यूट्यूबर्स हैं या वो जो लोग हैं वो आके ज़रा माहौल ख़राब करते हैं, तो उनको जो है वो उनकी बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं है कि पार्टी पॉलिसी मेकिंग सोशल मीडिया जो है वो डिक्टेट कराए, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। सोशल मीडिया आपकी पॉलिसीज़ को हाईलाइट करता है। फैसला जो है वो पार्लिमानी कमेटी करे, ये बहुत अच्छा फैसला है और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद है कि आइंदा भी कोई सेंसिबल फैसले इस तरह के होते रहेंगे। राइट। इफ्तियार वली साहब, ये बैरिस्टर सैफ साहब की तवील मुलाकात हुई है, मिशाल यूसुफजई जो हैं उनकी मुलाकात हुई है और उनकी जो उनको एक्सेस मिला है बराह रास्त, वन टू वन मुलाकात हुई है उनकी बैरिस्टर सैफ साहब की काफ़ी देर। उसके बाद सलमान राजा साहब और तीनों बहनों को भी मिलने दिया गया। हुकूमत कोई रिलीफ देने के मूड में है कि अब इनकी मुलाकातें वगैरह करवाते रहें या कंफर्टेबल पोजीशन में जाती जा रही है आपकी हुकूमत? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये आपके सामने ज़िम्मेदारी के साथ और हल्फन कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारी हुकूमत के किसी भी लेवल पर या हमारी जमात के किसी भी लेवल पर, नवाज़ शरीफ हो या मरियम बीबी हो, कहीं पे ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान का एसी उतार दो, उसकी मुलाकातें बंद करा दो, इसका खाना बंद करा दो। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं एसी है ही नहीं तो उतारना क्या, और मुलाकातें जो हैं वो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरह ये इमरान खान किया करते थे, उस तरह का रिवेंज या टिट फॉर टेट वाला कोई प्रोग्राम नहीं है कि जिस तरह इन्होंने किया हम कॉपी पेस्ट करके उस तरह करते। तो मुलाकातों से ये मुलाकातें इनकी होती भी हैं और नहीं भी होती। ना होने की बड़ी वजह यह है जो फैसल कह रहा है ना, कि एक तो इनकी पार्टी के करते धरते वो लोग बन गए हैं जो शायद उनका पार्लियामेंट से, पार्लिमानी सियासत से और सियासत के अबजद से वो वाकिफ़ ही नहीं है। वो लिस्टें बनाते हैं मर्ज़ी से, पार्टी के लोग उस पर इत्तेफाक नहीं करते, फिर वो लिस्ट जब जाती है इमरान खान साहब के पास तो इमरान खान साहब उसमें अपनी पिक एंड चूज़ करते हैं कि मुझे इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना। इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, आई डोंट नो फैसल इसके साथ एग्री करे, एग्री तो ये अकेले में कर भी लेगा लेकिन शायद टीवी पे ना करे। ये इमरान खान ने एक वक्त में ख़ुद अलीमा खान से मिलने से इनकार कर दिया था। इमरान खान ने एक वक्त में ख़ुद अली अमीन से मिलने से इनकार कर दिया था। ये चंद नाम ऐसे हैं और भी कि जिनसे वो ख़ुद नहीं मिलना चाहते थे। उनको शायद उन्होंने कोई टास्क दिए थे, वो उनसे मायूस हुए। अलीमा खान जो थी उनको वो बात कुछ और बताते थे, बाहर आगे वो कुछ और करती थी। तो इन सारी चीज़ों ने गड़बड़ पैदा की है। अच्छा, ये दिस इज़ वेरी इजी कि आप अपना किया धरा और अपनी जो आपकी होती है ना खराबियाँ उठाओ जी, हुकूमत के सर थोप दो कि ये हुकूमत कर रही है। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद मुलाकात ऑफ इमरान खान। तो आप कह रहे हैं इमरान खान खुद फैसला करते थे, तो इस वजह से जो नहीं मिल पा रहा उनकी वजह से नहीं मिल पा रहा। उनकी अपनी उसमें पसंद नापसंद है। कुछ इनकी पार्टी के लोगों तो जेल के बाद जिनको रोका जाता है उनको इमरान खान खुद कहते हैं इनसे नहीं मिलना। तो डेफिनेटली जिनकी लिस्ट जाती है, 6 लोगों की लिस्ट जाती है, 6 लोगों में से वो 2-3 लोगों को वो खुद ही माइनस कर देते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा। फैसल का नाम कुछ मुलाकातों में था और इनके जब इनके पार्टी के लोग थे उन्होंने इनका नाम भी निकाल दिया था। अब ये मानेंगे ना माने इनकी मर्जी। ऐसा ही तो आपका नाम पार्टी के लोग निकाल के फेंकते रहे। मैं जरा थोड़ी सी कंप्लीट करता हूं। पहले एक बात तो कंफर्म करने दे मुझे जी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੀ ਬਾਤ करेंगे फिर। तो ऐसा ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ? मैंने अपने लोगों को कभी नाम डालने का कहा ही नहीं, ना मैं उनके मरूने मिन्नत हूँ किसी का। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? जब मुलाकात करनी हो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, अभी भी आपको ये एक्सेस हासिल है?
मैं तो जी जानबूझ के वहाँ पर नहीं जाता, बिकॉज उसकी वजह यह है कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे मिलने पे मातम शुरू कर देंगे 2-4 लोग। तो असल जो इमरान खान का पैगाम है ये वो आना चाहिए। मेरी बात की एंडोर्समेंट ही हो गई कंप्लीट कर। मैं अभी आपको बताता हूँ ये सोशल मीडिया की। देखिए सोशल मीडिया जो होता है वो आपकी पार्टी पॉलिसी को हाईलाइट करता है। अगर आप हुकूमत में हैं तो आपके हुकूमती कारनामों को उजागर करता है। बट ये जो सोशल मीडिया है ये तहरीक इंसाफ की खुशकिस्मती बदकिस्मती से ये उनकी स्ट्रेंथ भी है, ये उनकी वीकनेस भी है, ये उनका थ्रेट भी है। शॉर्ट एनालिसिस भी अगर आप कर लेना तो यही चीज है। ये कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया हाईलाइट तो कर सकता है चीजों को, लेकिन डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर सकता ना। वो तो लीडरशिप को करनी होती है, जो रिस्पांसिबल लोग होते हैं। इनका सोशल मीडिया करने लगा है, पॉलिसी मेकिंग वही करने लगा है। तो इनकी जो पार्लिमानी पार्टी, इनकी जो लीडरशिप है पीछे रह गई है। तो मेरे ख्याल में अब जो ब्लैकमेलिंग हो रही है इसको बंद हो जाना चाहिए, उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर उरूज था वो भी इनकी सोशल मीडिया थी, और मैं ये आज आपको बता दूं कि इनका जवाल भी इन्हीं की सोशल मीडिया की वजह से। देखिए ये बात ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टीज से हमने भी देखा है कि लड़ाइयाँ होती हैं, मीडिया के लोगों की भी लड़ाइयाँ होती हैं। उसमें ये होता है कि आपका कोई 2 लोगों से लड़ाई हो जाती है, उनके साथ मीडिया के कुछ लोगों का वर्सेस चल रहा होता है। मैं मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। 4 से हो जाती है तो 4 से चल रहा होता है, पूरी पार्टी से नहीं होता। और अगर पूरी पार्टी से हो भी जाए तो भी एक पार्टी फैसला कर रही होती है कि आपने किसी मीडिया के साथ क्या करना है, या मीडिया फैसला कर रहा होता है आपने क्या करना है। लेकिन सोशल मीडिया पे हर तरह का बंदा उठ के जब पार्टी को रिप्रेजेंट करने के चक्कर में बयानात और जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करता है, तो उसके बाद तो पार्टी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता ना। जिसके 200 फॉलोअर्स होते हैं वो भी खुद को इमरान खान ही समझते हैं। ये तो जाहिर है वो अच्छा चौधरी साहब मुझे ये बताएं, ये शहबाज गिल वर्सेस अली मोहम्मद खान, ये क्या हो रहा है आपके ख्याल में? जो है वो ये मामलात इस नहज पे इसीलिए गए क्योंकि एक कहता है सोशल मीडिया पर रहकर बात करो जो भी करनी है, और दूसरा कहता है कि जिम्मेदारी से बात करो और अपने मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के बात करो। मैं इस पर थोड़ा टूट दूंगा आपको। देखिए गुजारिश ये है कि ये सोशल मीडिया की वो हस्ब तनकीद बने हैं ना अली मोहम्मद खान साहब। जब उन्होंने कहा है कि वो ट्विटर अकाउंट देखिए इमरान खान साहब तो नहीं इस्तेमाल करते, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो उनका ये क्या, उनका जो अली मोहम्मद खान के कहने का जो मुझे समझ में आई, उन्होंने कहा क्योंकि वो खुद नहीं इस्तेमाल करते लिहाजा हर बात जो है उनको एट्रीब्यूट करना इसमें शक की गुंजाइश होती है। तो ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आदिल जो मेरा अपना भी उसमें तजिया भी है, इमरान खान से एक तो मौक़िफ़ बदलते नहीं है। वो जो मेरे साथ बात करेंगे वही आप मीडिया के साथ, वही जलसे में, वही तन्हाई में, वही महफिल में, वो नहीं बदलते। वो जो बात करते हैं वो जो करनी होती है कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि सोशल उनकी जो स्टेटमेंट है जो ट्विटर पे आती है वो ऑलमोस्ट वही होती है जो वो देना चाहते हैं, और वो वहाँ पे क्योंकि अलीमा बीबी के जिम्मे लगा हुआ है तो वही इसको डील करती हैं, और वो जो बाहर आके बात भी करती हैं, और बाकी सोशल मीडिया पे वही। आपके ख्याल में अली मोहम्मद खान साहब को इस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए था, खामोश ही रहते तो बेहतर था? देखिए ये 2 चीजें होती है ना, या तो आप फिर सोशल मीडिया पे बिल्कुल ही मेरी तरह जो है वो ऑब्लिवियन रहते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे तो अस्सलाम वालेकुम लिखे हैं तो नीचे 500 बंदे गालियां दे देते हैं। तो ये तो इससे या तो फिर आप नीचे ना पढ़ें तो आप अपनी बात करते रहें। लेकिन ना सोशल मीडिया तो डिक्टेट नहीं करेगा, उनको तो हम बताएंगे ना कि भाई आपने क्या करना है। ठीक बात। या किसी ने जो भी अपने ख्यालात है वो सोशल मीडिया से तो नहीं होते इन्फ्लुएंस। और जैसे मैंने कहा कि वो ताकत तो बहुत बड़ी है ना सोशल मीडिया की, एक जो ताकत तो है, उनकी रीच है, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जो ये मॉडर्न सोशल मीडिया को इस्तेमाल को बहुत ही पुरानी पॉलिसी है और बड़े इफेक्टिवली यूज़ किया हमने हमेशा उसको। तो ये इस तरह से होना चाहिए, और तमाम जमातें तकलीफ भी करती हैं। तो ये सोशल मीडिया की एक पॉजिटिव यूजेज है, एक नेगेटिव यूजेज है। पॉजिटिव यूजेज ये है कि बहुत सारे लोगों तक एक पैगाम पहुंचता है, फिर फ्री स्पीच का जमाना है, लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं। नेगेटिव ये है अली मोहम्मद खान साहब को आप कह रहे हैं कि इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए, बस अपनी बात करके निकल जाते, इतना एंगेज नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब अपनी बात अपनी राय दें बस, उसके बाद इतनी बड़ी लंबी वजाहत देने की क्या जरूरत है। जी वैसे मैं बाय द वे फैसल चौधरी साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, हालांकि मैं तो मेरा काम है मीडिया, लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के होता है वो लेट्स बी फेयर कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं होती। यही दिन भर गालम गलोच और अब मेरा लीडर उसका लीडर, मेरा ये मेरा वो। एनीवेज कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये, बट मैं इनसे एग्री करता हूँ कि इवन देन इफ़ यू वांट टू से समथिंग एंड लीव इट। अगर आप ये सोचेंगे यार मैंने ये कहा और उसने ये कह दिया,
सो आपकी रीच तो बढ़ सकती है, फॉलोइंग भी बढ़ सकती है, लेकिन कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स आगे नहीं बढ़ सकता ना कोई वो, क्योंकि 1000 आदमी आप पे राइट लेफ्ट से बात कर रहा है, आप किस किस को जवाब देंगे। खैर वैसे भी आप दुरुस्त मौला अली का कॉल है कि मैंने आलिम को मात दी और जाहिल से मात खाई। एनीवेज गो अहेड। ऐसा है, ये जो फैसल ने कहा ना बिल्कुल ठीक कहा कि बस आप सिर्फ सलाम अलैकुम लिख लें, मगर नीचे फिर आप गालियाँ देखते जाएं, लोग गालियाँ देने आ जाएंगे। नहीं, फैसल एक और बात भी कह रहे, सिर्फ गालियाँ नहीं, फैसल ये कह रहे हैं कि आप जब अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप उस पर कन्विंस है, आपकी आइडियोलॉजी है, तो आप उसका 1000 बंदे को जवाब नहीं दे रहे होते। नहीं, उसका रीजन ये है कि आप 1000 अलग अलग बंदे को मुतमईन नहीं कर सकते। आप 2 को कर सकते हैं, 4 को अपना मैसेज दे दिया एंड लीव। मेक सेंस, बिल्कुल सही है। अच्छा, अली मोहम्मद खान का जो केस है ना, मैं आदिल वो पार्टी का डिसिप्लिन का बड़ा पाबंद बंदा है, पार्टी के साथ कमिटमेंट भी उसकी कमिटमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा वो जो बात करता है तकरीबन सारी जमातों में उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, वो लॉजिकली बात करता है और अच्छी बात करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अच्छे चेहरों में से एक चेहरा है, और उन्होंने खामोशी से बड़ी चीज़ों को झेला भी, बर्दाश्त भी किया। लेकिन जब ये मिशन नूर वाली बात आई और उसकी लिंकेज जाके मिल रही थी कादियानियत के साथ, 20 सितंबर की तारीख़ और नाम मिशन नूर रखना, फिर वो नूरुद्दीन मौलवी का हवाला, वो सारी चीज़ें उसने उस पर अपना वो वहाँ पे, मैं जानता हूँ उस बंदे को, वो अक़ीदे ख़त्म नबूवत के साथ बड़ा जुड़ा हुआ बंदा है, वहाँ से उसने इख्तिलाफ़ किया। अब बस इख्तिलाफ़ की ही देर थी। हर बंदे को जिसका अपने अक़ीदे का वो मुहाफ़िज़ होता है, अल्लाह हम सब के ईमान का उसका मुहाफ़िज़ हो, तो वो उसको कर देना चाहिए। उसके बाद से ये सारी सोशल मीडिया इनकी उसके पीछे पड़ गई। हालांकि मैं खुद उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे अप्रिशिएट करने से उसको क्या होगा, लेकिन ये उसका इक़दाम अच्छा था। अब शहबाज गिल ने जो उसके पीछे वीलॉग्स किए हैं, वो फिर सिर्फ व्यूवरशिप के चक्कर में, डॉलर कमाने के चक्कर में, नथिंग एल्स, और सारी सोशल मीडिया को उसको पीछे लगा दिया। उसकी व्यूवरशिप बढ़ गई, वरना आप देख लें कि उसकी व्लॉग की कितनी व्यूवरशिप गई। ये सिर्फ इस हद तक महदूद हैं। अब मैं अली मोहम्मद ख़ान, अगर आप अपनी जमात में रहकर हक बात भी ना कर सकें, तो ये कैसी सियासत है, ये कैसी इजहार राय जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कि जो आप दूसरों के ख़िलाफ़ करो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर आप अंदर अपनी जमात में करो तो वो बगावत है, उसको आप गद्दारी फिर कहते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द डबल स्टैंडर्ड, इसको नहीं होना चाहिए। मैं अली मोहम्मद अच्छा, मुझे ज़रा आप ज़रा मुझे बताएं, आप अली मोहम्मद ख़ान और डॉक्टर शहबाज गिल पे तज्ज़िये से थोड़ा सा बाहर आएँ। ये जो सेनेट में मतलब मुख्तसर बताइए क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, ये सेनेट में जो इस्तीफ़े कबूल नहीं हो रहे, क्या हुकूमत चाहती है कि ये विद इन सिस्टम रहकर स्ट्रगल करें और इसलिए कबूल नहीं? हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात बन जाए। हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल बिहेवियर सीख ले। ये हर बात पे खंजर निकालना, बंदूक उठा ले। थैंक यू सो मच इख्तियार वली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पैक के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू करेंगे और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, जिनसे पूछेंगे कि इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। तकरीबन 8 दिहाइयों पर मुहीत एतमाद और तावन पर मबनी रिश्ते को ये मुआहदा एक नई बुलंदी पर ले गया है। ये महज एक फ़ौजी मुआहदा नहीं, बल्कि यकजहती का वो ऐलान है जो मुश्तरका ईमान, अवामी रवाबित और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की तवील तारीख़ में जुड़ा हुआ है। चाहे सऊदी अरब के दिफाई इदारों में पाकिस्तान का किरदार हो या पाकिस्तान की मईशत के लिए मुमलिकत की अहम मुआवनत, ये ताल्लुक़ हमेशा रिवायती सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़कर है। इस तारीख़ी मुआहदे के पाकिस्तान, सऊदी अरब और ख़ित्ते के इस्तेहकाम पर असरात का जायज़ा लेने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर सुल्तान बरकात, जो कि हम बिन खलीफा कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनसे हम इस पर बात करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड अस्सलामु अलैकुम। Thank you so much. Thank you for hosting me. Pakistan and Saudi Arabia call each other brothers, not just partners. How does this new defense deal put that bond into action? What is your take on? Well, I think it's a very important milestone, as you
described it. But I must start with a caveat that we haven't actually seen the details of the agreement. It hasn't been published yet. So my analysis, the reflections I give, and maybe others are simply speculation on what it may be and what can be included. And also, we must keep in mind that this is, in fact, it could be part of the strategic importance of this. This ambiguity is also needed in our region at the moment. But the bottom line is this, that Pakistan and Saudi were already very close and have had a number of collaborations between them going for many decades. What is happening at the moment now is an attempt to formalize this a little bit so that it does send a message. And the importance of the message, I think, is this, that the Muslim world is no longer going to wait for security guarantees coming solely from one corner of the world, and that is, at the moment, is United States, but also that within the Muslim world, there is sufficient capability and possibilities and even now the will to stand up and defend not just the population, but the actual principle and the religion of Islam. And I think from that perspective, this is quite an important step. And we only hope that it will be operationalized in a way that increase the level of security, at the same time reduce the possibilities for destabilizing in the region. And when I say in the region, not only in the Middle East, with the, as we all know now, the main menace, if you like, in the region is now Israel, but also for Pakistan has its own challenges, its own relationships, challenge relationship with India, Afghanistan, and others. So it's a good start. A lot is to be seen in the details and in the way it is made operational in the months and possibly years to come. So we have seen in the past as well, Pakistan has trained Saudi officers for decades, and two militaries have exercised together often. How will this agreement take that cooperation to the next level, in your opinion? At the moment, they are solely dependent on security guarantees by the United States. And as you saw in the last a few months, from June onwards, which also, most importantly, when the Israelis attacked the Qatari capital, that has shown that to rely entirely and exclusively on the United States is not a reliable strategy. So from the Saudi perspective, I think it's very important to have this relationship. How it's going to be operationalized, I think this is a question to be addressed still, to what would be involved. You can imagine from Saudi Arabia's perspective, what they need is numbers of army, boots on the grounds when it's needed. From a Pakistani perspective, obviously, Saudi has abundance of resources. They can help finance modernizing the armed forces, the ability to reach out, communication, etc. So it could be a very important complementary relationship, which already exists, but this will take it to a second level, a higher level. But again, as I keep saying, the secret is in the details that we don't quite know as to what Pakistan has committed for to make available to Saudi Arabia. Right. Let me share a public perspective as well. Many people say this agreement is about much more than military ties. It is about stability, confidence, and a shared future. Do you agree with this argument? Absolutely, absolutely. I think just the mere fact that the agreement was announced and the way it was announced and the timing of its announcement has, as I said before, sent a clear message to the region and the rest of the world.
But also, if you look at the complementary relationship in terms of migrant workers, in terms of industries, imports, exports, etc., there is a huge potential. Food security is very important for the Saudis, water resources, etc. So there are a lot of issues that can be addressed under this bigger umbrella of security and stability. And I hope that is the case, because relying entirely on physical security, as we all know in this region, is not sustainable, because a lot of this technology goes out of date very, very quickly. And both, as you know, maybe Saudi Arabia and Pakistan have relied on American maybe aircraft and equipment and so on, particularly Saudi Arabia, that have not really had the top quality arms. You know, they're given jets, but they're not exactly the same standards as the ones, for example, given to Israel. So working together, investing in research and development, investing in progressing their armaments is important, but also very important is the economic collaboration, because ultimately security will come and stability will come as a result of the two populations being stable and economically prosperous. And I think that is particularly important from Pakistan's perspective at the moment. Fair enough, fair enough. There is also a talk of joint defense and production sharing technology. Could this deal spark new projects that benefit both countries, particularly defense industries? Absolutely. I think in the Middle East, we're very aware of the advanced level Pakistan has reached in terms of defense industry, adaptation and technology and so on. Here, maybe we are a little bit still too dependent on Western technology, but there are possibilities of expanding these, and maybe also reaching out to countries like China and potentially even Russia to see what kind of technology can be imported into the region. And no one can deny the scientific advancement that Pakistan has reached, with top scientists not only working in Pakistan, but in fact they're spread all over the world, in the United States, in Britain, lots of other European countries. So the potential is there. And Saudi Arabia, under the current king and the crown prince, have invested a huge amount in research and development over the last few years. So the two working together will inevitably create something that is going to be new. The most important is for it to be independent and self-sufficient. If we are to create systems and continue to develop technologies where the key is elsewhere, I don't think that will add huge value to the agenda of stability in the region. We need to be able to show the region, but also globally, that our region is capable of standing for itself, is capable of saying no when it needs to say no, is capable to challenge the international doctrine when it needs to do so. For example, over what's going on in Gaza today, the genocide that's happening is totally unacceptable, not just for us as Muslims, but as humans, it's unacceptable. And we can see the very biased way in which it has been handled by the United States. And to be able to say no and stand up to the United States in its current configuration, you really have to have full control over your security agenda. Right. Thank you so much, Professor Sultan Barakat, for giving your precious time, and we'll have you in another show as well, hopefully soon. नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा पाकिस्तान और सऊदीया के पर्सपेक्टिव पर कतर यूनिवर्सिटी के मारूफ स्कॉलर अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि कैसे वो पाकिस्तान और सऊदीया के स्पेक को देखते हैं। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।